नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर लेक्चर नंबर 2 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के ऊपर। इसके पहले हमने भारतेंदु युगीन अन्य गद्य विधाओं के ऊपर आप सभी से चर्चा किया था। उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने देखा होगा, आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारियां मिली होंगी, नए तथ्य मिले होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम द्विवेदी युगीन अन्य गद्य विधाओं पर चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक गुजारिश है कि जो भी वीडियो लेक्चर हम आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए हमें किसी भी डिस्क्लेमर या फिर थंबनेल की जरूरत नहीं है कि ये यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी या फिर अन्य राज्यों में हिंदी प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा चैनल आप सभी के लिए समर्पित है, तो आत्मीयता के दृष्टिकोण से सभी वीडियो लेक्चर को आप सभी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आप ही के बीच से हम किसी मूल किताब को उठाते हैं और फिर आप सभी से चर्चा करते हैं। हमारी कोशिश क्या है कि आपके दिमाग को रबर की तरह बढ़ाया जाए और प्याज के छिलके की तरह पूरा उसको साफ से साफ किया जाए, जो कि ऐसे तथ्य आपके दिमाग में बैठ जाएं कि परीक्षा हॉल में आपको लगे कि कठिन से कठिन पेपर भी आसान लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सिटिंग प्लान करना पड़ेगा। तमाम अपनी किताबों को पढ़ते हुए आप इन लेक्चर्स के अलावा अपने पास तमाम किताबें रखे होंगे, पीवाईक्यू, व्याकरण की किताबें, संस्कृत साहित्य की, अगर यूपी की बात करें तो आप उनको टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते रहिए। लेकिन जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको देखिए। ये सारी बातें हमने उन नए विद्यार्थियों के लिए कही जो प्राय कमेंट करते हैं कि सर कुछ नया पढ़ाइए। उनको लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का बैच चलता होगा, धुरंधर नाम टाइप का, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। हमारा हर बैच, हर वीडियो लेक्चर धुरंधर से कम नहीं है। वो इस बात को वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जो ऑलरेडी कई बार परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और सफलता हासिल कर ली है। तो हम बात करेंगे अन्य विधाओं के ऊपर। जब हम इस श्रृंखला की शुरुआत किए हैं तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान में रखना है कि अन्य गद्य विधाओं में पहले किन विधाओं में लिखा जा रहा था। जब हम भारतेंदु युगीन अन्य गद्य विधाओं को पढ़ रहे थे तो उसमें जीवनी की बात किए, यात्रावृत्त की बात किए। लेकिन जब हम द्विवेदी युगीन गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें संस्मरण की बात होगी, पत्र साहित्य की बात होगी, यानी कि धीरे धीरे इसमें नए नए गद्य विधाओं का जुड़ाव होता जाएगा। तो ये भी आपके दिमाग में बैठता जाएगा कि किस कालखंड में किस अन्य गद्य विधा पर ज्यादा लेखन किया गया है। द्विवेदी युग में जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण और पत्र साहित्य के विकास परिष्कार की ओर भी ध्यान दिया गया। जब द्विवेदी युग हम कह रहे हैं तो आपके दिमाग में ऑलरेडी द्विवेदी युग का जो समय है अब वो बैठ जाए और किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा हुआ है अब वो भी आपके दिमाग में बैठ जाए, तो फिर आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। अब हम सबसे पहले इस युग में जीवनी साहित्य के ऊपर बातचीत करेंगे। हालांकि अगर मोटे तौर पर प्रमुख गद्य विधाओं की बात करें तो इस युग को आलोचना के लिए जाना जाता है। खासतौर से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस तरीके से सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया, तो ये युग आलोचना के दृष्टिकोण से कुछ ज्यादा हाई लेवल का था। लेकिन अन्य गद्य विधाओं में भी कई चीजें लिखी गई। जिसमें जीवनी की बात करें तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनियों को हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी जीवनियां लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा प्राचीन पंडित और कवि 1918 में, सुकवि संकीर्तन 1924 में, चरित चर्चा 1929 ईस्वी में। तो आमतौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम सरस्वती पत्रिका इत्यादि तक ज्यादा जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आप देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनियां भी लिखी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्तित्व पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं, और आत्मकथा जो स्वयं के ऊपर लिखता है वो आत्मकथा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 3 जीवनियों को लिखा, प्राचीन पंडित और कवि 1918 में। यानी कि आप देख रहे हैं कि द्विवेदी युग के अंतिम दौर में
ये सब लिखे गए। सुकवि संकीर्तन 1924 में, चरित चर्चा 1929 में, ये सब प्रकाशित हुई हैं। हो सकता है कि वो पहले ही लिख चुके हों, लेकिन उनके बाद में ये सब प्रकाशित हुई हों। तो प्रकाशन के दृष्टिकोण से, क्रम के दृष्टिकोण से हमें इसको ध्यान में रखना है। बाकी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जीवनियां आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। इस काल में यानी कि द्विवेदी युग में जो जीवनियां लिखी जा रही थी, जीवनी साहित्य लिखा जा रहा था, उसको 5 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग है आर्य समाज के प्रवर्तक दयानंद तथा अन्य महापुरुषों से संबंधित जीवनियां, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित जीवनियां, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियां, विदेश के महापुरुषों से संबंधित जीवनियां, महिलाओं से संबंधित जीवनियां। तो 5 भागों में इसको बांटकर हम देख सकते हैं। पहला तो दयानंद सरस्वती और उनके जो समकालीन थे उनको लेकर, क्योंकि ये दौर राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का दौर है। आप देखेंगे तो गांधी तिलक का एक तरीके से दौर है। तो उस समय जो राष्ट्रीय महापुरुष थे उनकी जीवनियों को लेकर भी कई साहित्यकारों ने लिखा। ऐतिहासिक महापुरुषों, जिस तरीके से आज भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर हम अपने पुराने व्यक्तित्वों की खोज कर रहे हैं, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियां लिखी गई। विदेश के महापुरुषों से संबंधित जीवनियां, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन हमारे देश पर था, तो कुछ ऐसे महापुरुष थे जो कि साहित्यकारों को प्रभावित किए, उनके ऊपर उन्होंने जीवनियां लिखी और महिलाओं से संबंधित जीवनियां लिखी गई। इनमें से महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र अधिक परिमाण में लिखा गया। महर्षि दयानंद से काफी लोग प्रभावित रहे। हम भारतीय हिंदी युग में भी देखे कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। तो वो दौर था जब लोग दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। इसी क्रम में रामविलास शारदा ने लिखा आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि 1901 में, दयाराम ने लिखा दयानंद चरितामृत 1904 में, चिम्मनलाल वैश्य ने लिखा स्वामी दयानंद 1907 में, अखिलानंद शर्मा ने लिखा दयानंद दिग्विजय 1910 में। प्रिय विद्यार्थियों, याद करने की भी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन जब आपके दिमाग पर पिंच किया जाए, आपके दिमाग को खोलने की कोशिश की जाए और बताया जाए कि ये सभी प्रश्न सुमेलित में आ सकते हैं, यही आ जाएगा तो आपके प्रश्न पत्र का सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाएगा कि भाई इस बार फला आयोग ने फाड़ कर रख दिया, परेशान कर दिया। लेकिन जो विद्यार्थी धैर्य रख के कुछ नया जानने की इच्छा से अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए भी ये प्रश्न एकदम से हवा हवाई होगा। आराम से वो समझ जाएंगे कि रामविलास शारदा ने क्या लिखा, दयाराम ने क्या लिखा, चिम्मनलाल वैश्य ने क्या लिखा, अखिलानंद शर्मा ने क्या लिखा। सभी ने दयानंद सरस्वती के ऊपर उनकी जीवनी लिखा हुआ। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वन लाइनर में पूछ लिए कि माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित विशुद्धानंद चरितावली, जिसमें महात्मा विशुद्धानंद का जीवन चरित्र दिया गया है, तो कई बार सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि विशुद्धानंद चरितावली किसने लिखा, तो वो माधव प्रसाद मिश्र रहे। महापुरुषों की जीवनियों के बारे में हम बात करें तो अलग अलग महापुरुष रहे। आप देख रहे हैं कि लाला लाजपत राय के ऊपर है, अरविंद घोष गांधी के ऊपर है, ठीक है, गोखले के ऊपर दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, रमेश दत्त, लोकमान्य तिलक। यानी कि वो जो दौर था, स्वाधीनता आंदोलन का दौर था, उस समय के जो भी व्यक्तित्व थे, महापुरुष थे, उनको आधार बनाकर जीवनियां लिखी गई। इसी हिसाब से अपने दिमाग में आपको रखना है, तभी आप तथ्यों को याद कर पाएंगे। अगर आप इसको रटने का प्रयास करेंगे, जबरदस्ती दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हो और सिर दर्द इत्यादि करने लगे। तो थोड़ा सा अपने इतिहास से जोड़कर आपको देखना है। महादेव भट्ट ने लाजपत महिमा नाम से 1907 में लिखा। पारसनाथ त्रिपाठी ने तपोनिष्ठ महात्मा अरविंद घोष की जीवनी 1909 में लिखा। मुकुंदीलाल वर्मा ने कर्मवीर गांधी 1913, संपूर्णानंद ने धर्मवीर गांधी 1914, नंद कुमार देव शर्मा ने महात्मा गोखले 1914, बद्री प्रसाद गुप्त ने दादा भाई नौरोजी 1914, ब्रिज बिहारी शुक्ल ने लिखा मदन मोहन मालवीय 1916, गोठला चरण वाजपेयी ने रमेश दत्त की जीवनी लिखा 1917, माता सेवक ने लोकमान्य तिलक का चरित्र लिखा 1918। एक चीज आप देख रहे हैं कि जब ब्रज बिहारी शुक्ल मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिख रहे हैं 1916 में, उसी समय एक घटना घटती है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होती है। तो हो सकता है कि
ब्रज बिहारी शुक्ल मदन मोहन मालवीय के काफी करीब रहे, उनकी हर योजना को अच्छे से जान रहे हो कि आगे मदन मोहन मालवीय क्या करना चाह रहे हैं, और संयोग से जिस वर्ष उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की उसी वर्ष ब्रज बिहारी शुक्ल मदन मोहन मालवीय की एक जीवनी भी लिख देते हैं। तो इसी तरीके से आपको कोरिलेट करके पढ़ना है, तभी आपको आनंद आएगा। ऐतिहासिक जीवनियां भी लिखी गई जिसमें कार्तिक प्रसाद खत्री, बलदेव प्रसाद मिश्र, देवी प्रसाद, ज्वाला दत्त शर्मा, आनंद किशोर मेहता, रघुनंदन प्रसाद मिश्र इत्यादि ने लिखा। आगे संपूर्णानंद और लक्ष्मीधर वाजपेयी ने लिखा हुआ। तो ऐतिहासिक जीवनियां लिखी, उनमें आप देखेंगे खासतौर से शिवाजी केंद्र में रहे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, ज्यादातर यही लोग केंद्र में रहे। छत्रसाल के ऊपर भी लिखा गया। तो ऐतिहासिक ये जीवनियां रही हैं, और ये जो सभी तथ्य हैं सुमेलित के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार एक दो नए साहित्यकारों की रचनाएं भी आ जाती हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है अगर सीधा सीधा कूट नहीं मिला तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने क्या लिखा? छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र 1901 में। बलदेव प्रसाद मिश्र ने लिखा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 1902 में। देवी प्रसाद ने महाराणा प्रताप सिंह के ऊपर लिखा 1903 में। ज्वाला दत्त शर्मा ने लिखा सिखों के 10 गुरु 1909 में। आनंद किशोर मेहता ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी लिखी 1914 में। रघुनंदन प्रसाद मिश्र ने शिवाजी और मराठा जाति नाम से लिखा 1914 में। संपूर्णानंद ने महाराजा छत्रसाल पर लिखा 1916 में। लक्ष्मीधर वाजपेयी ने छत्रपति शिवाजी 1917 में लिखा। और मुझे याद आ रहा है कि यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था सुमेलित में। अगर 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखें जो 2026 में हुआ था, सुमेलित के लिए आया था यहाँ पर। तो सुमेलित या वन लाइनर में किसी में आया हुआ था। हमने इसको बताया भी था कि आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आंसर की आई तो उसमें लाला लाजपत राय से जोड़कर इसमें देखा गया है। तो फिर भी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते रहिए। याद करने का बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखे। कुछ अपना एक सूत्र भी बनाइए कि कौन किसके बारे में लिखा हुआ है। हमने फैक्ट आपके सामने रख दिया और समझाने का भी प्रयास किया कि किन किन ऐतिहासिक पुरुषों को द्विवेदी युग में जीवनी का विषय बनाया गया। उसमें शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सिखों के जो 10वें गुरु थे, या फिर गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल तक के ऊपर भी लिखा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विदेश के अनेक महानुभावों के जीवन वृत्त भी लिखे गए, जिसमें गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्मनी के विधाता, गैसिक मैजिनी, नेल्सन, बिस्मार्क, महात्मा साक्रेटिस, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर कुछ ज्यादा ही लिखा गया है। सिद्धेश्वर वर्मा ने लिखा गैरिबाल्डी के ऊपर 1901 में। उमापति दत्त शर्मा ने लिखा नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी 1905 में। नाथुराम प्रेमी ने जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर लिखा 1912 में। ब्रह्मानंद ने लिखा जर्मनी के विधाता नाम से 1914 में। लक्ष्मीधर वाजपेयी ने गैसिक मैजिनी के ऊपर लिखा 1914 में। कृष्णा प्रसाद सिंह अखौरी ने लिखा नेल्सन के ऊपर 1914 में। इंद्र वेदालंकार ने लिखा प्रिंस बिस्मार्क के ऊपर 1915 में। द्वारका प्रसाद शर्मा ने महात्मा साक्रेटिस, जिसको सुकरात भी कहा जा सकता है, उनके ऊपर लिखा 1915 में। और चंद्रशेखर पाठक ने नेपोलियन बोनापार्ट 1916 में लिखा। तो आप देख रहे हैं कि रचनाओं में भी थोड़ा सा अंतर, यहाँ पर जीवनी जोड़ दिया गया है और यहाँ पर जीवनी नहीं जोड़ा गया। तो कम से कम इन दोनों को आप अपने कॉपी में एक जगह नोट करके रख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि नेपोलियन के ऊपर इन दोनों ने लिखा। जबकि हमने भारतेंदु युग में एक और लेखक की चर्चा की थी, रमाशंकर व्यास के बारे में। उन्होंने भी नेपोलियन पर लिखा हुआ है। यानी कि परंपरा से चले आ रहे कुछ ऐसे विषयों को आगे बढ़ाया गया है जिन पर कि पहले भी लिखा जा चुका था। तो ये अंतर जब आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप चीजों को भली भांति समझ पाएंगे। यहाँ पर बताया भी गया कि विदेशी महापुरुषों से संबद्ध रचनाओं में नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित जीवनियां सर्वाधिक मात्रा में लिखी गई। नेपोलियन के अलावा कर्नल टॉड के ऊपर भी लिखा। गौरी शंकर ओझा ने
कर्नल टॉड की जीवनी लिखी सन 1902 ईस्वी में, तो हो सकता है कि ये वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाए। और कई बार हमने देखा है कि सुमेलित वाले में भी आया हुआ है। अगर आप सभी एग्जाम से जुड़े होंगे, पीवाईक्यू देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है। कर्नल टॉड की जीवनी से संबंधित किसने लिखा हुआ है? गौरी शंकर ओझा ने। और ये जो कर्नल टॉड है, जब हम पृथ्वी राज रासो इत्यादि पढ़ते हैं तो प्रामाणिकता अप्रामाणिकता ये सब जो भी विवाद है उसमें भी इनका नाम आता है। और इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। उधर के लिए काफी जाने जाते हैं, बहुत काम इन्होंने किया है। तो खासतौर से जो भी राजस्थान के विद्यार्थी होंगे वो कर्नल टॉड से बहुत ही आत्मीयता से जुड़े होंगे, और नहीं जुड़े होंगे तो अभी भी अपने को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि देश विदेश की महान महिलाओं से संबंधित जीवनियां भी लिखी गई, चाहे वो भारतीय महिलाएं हो चाहे विदेशी महिलाएं हो। हम देख लेते हैं कि अगर भारतीय महिलाएं हैं तो कौन कौन सी हैं, और विदेशी महिलाएं हैं तो कौन कौन सी हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जैसे रानी भवानी, पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र, रमणीय रत्नमाला, वीर पत्नी संयोगिता, आदर्श महिलाएं, ऐतिहासिक स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां, भारतीय विदुषी, भारतवर्ष की वीर माताएं, रानी दुर्गावती, नूरजहां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप जैसे लक्ष्मीबाई से परिचित हैं, नूरजहां से परिचित हैं, रानी दुर्गावती से परिचित हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि संयोगिता को आप जानते ही हैं, और रानी भवानी। तो ये सभी यहाँ पर महिलाओं पर आधारित जीवनियां हैं। गंगा प्रसाद गुप्त ने रानी भवानी 1904 में लिखा। परमानंद ने पतिव्रता स्त्रियों के जीवन चरित्र 1904 में। यानी कि हम तो पतियों के इतिहास को जानते हैं, लेकिन जो पतिव्रता स्त्रियां थी जिन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, उनको ध्यान में रखते हुए भी, भले हम देखते हैं कि साकेत उर्मिला के जीवन पर आधारित लिख दिया मैथिली शरण गुप्त ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन जो हाशिए पर रही महिलाएं उनको केंद्र में रखते हुए लिखा। खासतौर से परमानंद आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा। हनुमंत सिंह ने रमणीय रत्नमाला नाम से लिखा। पन्ना लाल ने वीर पत्नी संयोगिता के ऊपर लिखा। ठीक, क्रमशः आप देख रहे हैं 1907 1912। यशोदा देवी खुद एक महिला आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने लिखा आदर्श महिलाएं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हैं। द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी ने ऐतिहासिक स्त्रियां लिखा 1912 में। देवेंद्र प्रसाद जैन ने विदुषी स्त्रियां 2 खंडों में लिखा 1912 ईस्वी में। ललिता प्रसाद शर्मा ने भारतीय विदुषी नाम से 1912 में लिखा। रामजी लाल वर्मा ने भारतवर्ष की वीर माताएं 1913 में लिखा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया कि लालता प्रसाद वर्मा ने रानी दुर्गावती लिखा 1914 में। सूर्य नारायण त्रिपाठी ने लिखा नूरजहां 1912 में। रामानंद द्विवेदी ने लिखा रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1918 में। प्रिय विद्यार्थियों, एक आग्रह मैं आप सभी से करूंगा, क्योंकि हमने ये लिया हुआ है नगेंद्र की पुस्तक से। जब मैं देख रहा था इस प्रसंग में तो 13 रचनाकारों का नाम दिया गया था, और जो रचनाएं थी वो केवल 12 थी। एक बार आप भी मिला लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं आप ही के बीच से किसी मूल किताब को उठाते हैं और उसके बारे में पढ़ाते हैं। क्योंकि हमने नोट्स बनाया तो इस अंतर को हम पकड़ पाए, नहीं तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर देता तो शायद मैं प्रेजेंटर बन के प्रस्तुत करके आगे बढ़ जाता। तो एक बार आप सभी इन तथ्यों को जरूर आप देखिएगा कि आपकी किताब में 13 रचनाकार और 13 रचनाएं दी हैं या फिर 12 ही दी हैं। थोड़ा सा एक बार जरूर आप इसको मिलाइएगा। ठीक, आगे बात करते हैं हम यात्रा वृत्त के ऊपर। बहुत सारे यात्रा वृत्त लिखे गए द्विवेदी युग में भी। स्वामी मंगलानंद ने लिखा मॉरिशस यात्रा, जिसका प्रकाशन 1912 में मर्यादा पत्रिका में हुआ। तो आपके अंदर आ गया होगा कि मर्यादा का संपादन कौन करता था। ठीक, श्रीधर पाठक देहरादून शिमला यात्रा लिखा मर्यादा पत्रिका में ही 1913 में। यानी आप देख रहे हैं कि मर्यादा पत्रिका सरस्वती पत्रिका के समानांतर यात्रा वृत्त में काफी योगदान दिया। ठीक है, मॉरिशस यात्रा स्वामी मंगलानंद ने लिखा, श्रीधर पाठक ने देहरादून शिमला यात्रा, उमा नेहरू ने लिखा युद्ध क्षेत्र की सैर, गृह लक्ष्मी नामक पत्रिका में 1914 में प्रकाशित हुआ। लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा हमारी यात्रा, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ सन 1915 ईस्वी में। देवी प्रसाद खत्री ने लिखा बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 में। ठीक है, गोपाल राम गहमरी ने लिखा
लंका यात्रा का विवरण सन 1916 में, जिसमें कि उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा जो यात्रा की थी उसका जिक्र किया हुआ है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। जब 2026 में आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कई परीक्षाओं में लगातार बैक टू बैक ये पूछा गया कि लंका यात्रा का विवरण के लेखक कौन है। गोपाल राम गहमरी, 1916 में इसका प्रकाशन होता है और इसमें रेल तथा जहाज द्वारा जो गोपाल राम गहमरी ने यात्राएं की हैं उसका जिक्र इन्होंने किया है। गदाधर सिंह ने लिखा चीन में 13 मास 1902 में। हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा 1903-4 में प्रकाशित हुआ। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा अमेरिका दिग्दर्शन 1911 में। मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी में, जिसमें कि उन्होंने काठगोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का जिक्र किया हुआ है। कैलाश यात्रा में पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक इसको इसमें जिक्र किया गया है, तो आप ध्यान रखिए। अमेरिका भ्रमण 1916 ईस्वी में। तो यात्रा वृत्त में महत्वपूर्ण 8-10 नाम हैं द्विवेदी युगीन रचनाकारों के, तो आप जरूर ध्यान रखिए। खासतौर से श्रीधर पाठक को इंपॉर्टेंट करके नोट करिए। इसके बाद आप गोपाल राम गहमरी को भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और सत्यदेव परिव्राजक ने भी बहुत यात्रा वृत्त के लिए जाने जाते हैं। खासतौर से इनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप प्रश्न पत्र में देखेंगे सवाल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं से विकल्प में इनका नाम रहता है। ठीक है, तो कई बार जो विकल्पों में ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पर भी आपको फोकस करना है। बाकी हमने इंडिकेट कर दिया, कुछ पत्र पत्रिकाओं का नाम दिया गया, इनको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। संस्मरण आप देख रहे हैं कि जब हम अन्य गद्य विधाओं पर बात कर रहे हैं तो ये नई विधा के रूप में है, जिसकी शुरुआत आप द्विवेदी युग से देख रहे हैं। और इसमें सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कि सरस्वती पत्रिका इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका थी। संस्मरण साहित्य ने इसके माध्यम से ही अपने अस्तित्व की सूचना दी कि संस्मरण भी लिखा जा सकता है। और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी सर्वे सर्वा ही रहे। और जिन रचनाओं की बात हम कर रहे हैं, अगर आप यूपी पीजीटी 2022 का क्वेश्चन देखेंगे पेपर, तो उसमें सीधे सीधे पूछा गया है इसमें से कौन सी रचना नहीं है। तो एक कोई रचना है जो कि नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं। अनुमोदन का अंत प्रकाशन हुआ 1905 में। सभा की सभ्यता 1907 में। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर 1918 ईस्वी में। ठीक, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो संस्मरण लिखे, अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, और क्रमशः इनका जो प्रकाशन हमने बता दिया। अगला संस्मरण लिखा राम कुमार खेमका ने, इधर उधर की बातें 1918 ईस्वी में। शायद विकल्प में यही था जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं था। एक तरीके से जो मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं, तो जो भी विकल्प बनते हैं वो आसपास के ही तथ्यों से मिलकर बनते हैं। इसको भी हमें भली भांति समझना होगा। इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका ने लिखा 1918 में। जगत बिहारी सेठ ने लिखा मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह 1913 में। पांडुरंग खान खोजे ने लिखा वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव 1913 में। प्यारेलाल मिश्र ने लिखा लंदन का फाग या कुहरा 1908 ईस्वी में। आप देख रहे हैं कि लंदन को लेकर भारतीय द्वीप में भी लिखा गया और यहां पर भी लिखा गया। काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं 1907 ईस्वी में। इसको हमने हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट करके आप जरूर अपने दिमाग में रखिए कि इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं, लिखा काशी प्रसाद जायसवाल ने। जगन्नाथ खन्ना ने लिखा अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों को सूचना 1911 में। भोला दत्त पांडे ने लिखा मेरी नई दुनिया संबिंदनी राम कहानी दिसंबर 1909 ईस्वी में। तो जहां तक हो सके आप अगर याद करें तो ज्यादा बेहतर है, और बाकी चीजों को सुनिए ताकि जब सुमेलित इत्यादि वाला प्रश्न आए तो आप याद करें कि इसको हमने फला वीडियो लेक्चर में कहीं सुना था, इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक, और बाकी हमने इंपॉर्टेंट को हाईलाइट किया हुआ है। संस्मरण साहित्य की दृष्टि से हरिऔध जी के संस्मरण को लेकर भी चर्चा की जाती है। हालांकि इसके लेखकों को लेकर विवाद है कि बेणी माधव शर्मा है या फिर बाल मुकुंद गुप्त है। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में यह कंफर्म किया गया है कि हरिऔध जी के संस्मरण को लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने, क्योंकि ये बात उनको पता चलती है, जो भूमिका है या निवेदन
लिखा गया है उससे पता चलता है कि इसके लेखक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त है। और कई जगहों पर वेणी माधव शर्मा का नाम भी आता है। तो इस तरीके के विवादित क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप अपने कॉपी में अगर नोट बना रहे हो तो दोनों को आप नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट करके स्टार इत्यादि लगा लीजिए कि इसको लेकर विवाद है। पढ़ने के लिए तो आप किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा आपके दिमाग को उसके तरफ पिंच किया, ढकेलने की कोशिश किया कि आपका दिमाग उधर जाए। और जानते हैं हम लोगों का दिमाग बहुत शातिर होता है, अच्छी तरफ नहीं जाता, बुरी तरफ ही हमेशा जाता रहता है। तो हमारा काम क्या है, मैं ढकेलने का ही काम कर रहा हूं कि उधर जाने का प्रयास कीजिए जिधर विवादास्पद चीजें हैं, जिसको कि आपको कंफर्म करना है। तो ये तो हो गया संस्मरण। अब बात करते हैं हम पत्र साहित्य के ऊपर। पत्र साहित्य देख रहे हैं आपकी महात्मा मुंशी राम ने 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधी पत्रों का संकलन किया। तो दयानंद सरस्वती आप देख रहे हैं काफी प्रभावित किए, चाहे जीवनी को लेकर आप देखें चाहे पत्र साहित्य में मुंशी राम ने लिखा, इनके पत्रों का संकलन किया दयानंद सरस्वती के। पंडित भगवत दत्त ने बहुत मेहनत करके दयानंद का पत्र व्यवहार, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार नाम से पत्र संग्रह संपादित किया। यानी कि दयानंद सरस्वती का जो चिंतन रहा, मनन रहा और उनकी जो पैनी दृष्टि रही, उससे काफी लोग प्रभावित रहे और उनके पत्रों का संकलन किया। आगे बात करें तो ज्ञान का साहित्य भी इस युग में लिखा गया। चूंकि जब नगेंद्र लिखते हैं तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। अन्य गद्य विधाओं में जो चर्चित हैं, पॉपुलर हैं, उनको पहले लिखा है, फिर इसके बाद ज्ञान का साहित्य के अंतर्गत जो इसके अलग अलग क्षेत्र हैं उनके रचनाकारों को भी अपनी किताब में जगह दिया हुआ है। तो हम भला उसको क्यों छोड़ सकते हैं। द्विवेदी जी ने सरस्वती में साहित्यिक विषयों के अलावा ज्ञान विज्ञान संबंधी साहित्य के प्रकाशन की भी व्यवस्था की। नागरिक प्रचारणी पत्रिका ने भी प्रारंभ से ही उच्च स्तरीय ज्ञान विज्ञान की सामग्री हिंदी में प्रकाशित करने का संकल्प लिया था। आप कल्पना कीजिए कि आज जब हम पढ़ रहे हैं तो कितनी पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि इस तरीके का मेहनत कर रही हैं। शायद इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरस्वती पत्रिका 1900 में सबसे पहले प्रकाशित होती है। उसके पहले नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 से शुरू होती है और जिस संस्था की स्थापना हुई 1893। आप ये सारे तथ्य अपने दिमाग में रखे होंगे। तो उस जमाने में एक उद्देश्य था लोगों का कि क्या करना है, खासतौर से हिंदी भाषा को कैसे मुख्य धारा में लाना है और इसको न सिर्फ साहित्य से बल्कि ज्ञान विज्ञान से भी जोड़ना है। इसको लेकर इतिहास, धर्म, दर्शन, राजनीति, कला, संस्कृति, विज्ञान संबंधी बहुत सारी रचनाएं की गई, जिसमें सोमेश्वर दत्त शुक्ल ने लिखा फ्रांस का इतिहास 1908 में, जर्मनी का इतिहास 1908 में, इंग्लैंड का इतिहास 1911 में, मिस्र बंधु जिनके की पुस्तक हम मिस्र बंधु विनोद को ज्यादा पढ़ते हैं, उनके काल विभाजन इत्यादि को याद करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी रूस का इतिहास लिखा 1909 ईस्वी में। तो ये काफी पर्याप्त है मिस्र बंधुओं के साहित्य को विकल्प में रख के कि कौन इनका है और कौन सा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जहां सोमेश्वर दत्त शुक्ल ने फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के इतिहासों को लिखा, वहीं मिस्र बंधु ने रूस का इतिहास लिखा। देवी प्रसाद मुंशी, जिनको कि आपने भारतेंद्र युग में भी देखा था, इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह 1909 में लिखा। परिहार वंश प्रकाश 1911 में लिखा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा सिरोही राज्य का इतिहास, ठीक है। यानी ये सब एक तरीके से उस जमाने के इतिहासकार थे और जब भी पृथ्वीराज रासो इत्यादि की बात आती है तो इनका नाम भी आ जाता है। उसमें आपने देखा होगा लक्ष्मण नारायण गर्दे ने महाराष्ट्र रहस्य नाम से लिखा 1912 में। राम प्रसाद त्रिपाठी ने महाराष्ट्रोदय 1913 में लिखा। कृष्ण बिहान मिश्र ने चीन का इतिहास लिखा 1918 में। संपूर्णानंद ने लिखा भारत के देशी राष्ट्र 1918 ईस्वी में, ठीक है। तो ये तो इतिहास पर आधारित ग्रंथ रहे। अब हम बात करते हैं कि राजनीति पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से रहे। गदाधर सिंह ने लिखा जापानी राज व्यवस्था 1912 में। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा हिंदुओं की राज्य कल्पना 1913 में। भारतीय शासन पद्धति 1915 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस हिसाब से आज का दौर है और चीजें चल रही हैं उसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी को जरूर आप ध्यान में रखें। भगवान दास केला ने लिखा भारतीय शासन 1915 ईस्वी में। अर्थशास्त्र से संबंधित भी रचना हुई। राधा मोहन गोकुल ने लिखा देश का धन 1910 में।
पारसनाथ द्विवेदी ने लिखा देश की दशा 1915 में। ठीक, धर्मशास्त्र के ग्रंथ लिखा शीतला प्रसाद ब्रह्मचारी ने जैन धर्म का महत्व 1911 में। शिवानंद ने लिखा आत्मदर्शन 1917 में। भीमसेन शर्मा ने लिखा पुनर्जन्म 1914 ईस्वी में। नीति शास्त्र के ग्रंथ लिखे गए राधा मोहन गोकुल ने लिखा नीति दर्शन 1913 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शिक्षा नाम से एक ग्रंथ लिखा 1916 में इसका प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो राधा मोहन गोकुल है, इनको थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट करके रखना पड़ेगा। कुछ हमारे जो जूनियर रहे इस पर इन्होंने रिसर्च भी किया हुआ है। तो राधा मोहन गोकुल। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन अन्य गद्य विधाओं को हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सभी को पीएचडी इत्यादि करने का मौका मिले तो इसमें बहुत सारे नए टॉपिक बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पे कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने नीति पर देख लिया। कुछ कोष पर आधारित भी काम किए गए, जिसमें नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों ने हिंदी वैज्ञानिक कोष 1906 में प्रकाशित किया। गणित के क्षेत्र में माधव सिंह मेहता ने माप विद्या प्रदर्शनी 1909 में लिखा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रेम वल्लभ जोशी ने लिखा ताप। संपूर्णानंद, काफी इंपॉर्टेंट नाम रहा है संपूर्णानंद का, इन्होंने ज्योतिर्विनोद नाम से लिखा। जीव विज्ञान के संबंध में PAVG साठे ने लिखा विकासवाद। ये सब विज्ञान की पुस्तकें रहीं। शब्दकोशों पर भी काफी काम किया गया। हरिराम वर्मा ने लिखा कृषि कोश, व्यापारिक पदार्थ कोश। जीवाराम शर्मा ने लिखा सरस्वती कोश शीर्षक। ब्रज वल्लभ मिश्र ने लिखा पदार्थ संख्या कोश। ठाकुर प्रसाद खत्री ने लिखा जगत संस्कृत हिंदी कोश। इसी समय में ये सभी कोश निर्मित हुए। अगर हम भाषा, व्याकरण और लिपि के हिसाब से देखें तो बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी भाषा नाम से लिखा और शालिग्राम द्विवेदी ने विराम चिन्ह नाम से रचनाएं की हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच एक खास शब्द को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। और ये विवाद क्या, आप सभी के लिए प्रश्न बन गया। आप सभी के लिए मैं होमवर्क देना चाहूंगा कि बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच किस शब्द को लेकर विवाद हुआ था, और जो कि अब प्रश्न के तौर पर आप सभी के एग्जाम में आता है। जहां तक शालिग्राम द्विवेदी की बात है तो इन्होंने विराम चिन्ह लिखा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कई रचनाकारों ने कहानी इत्यादि भी इसी नाम से लिखा हुआ है। अगर आपको जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप खोजिए और चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। और मुझे काफी अच्छा लगता है कि कुछ अच्छे विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि अक्सर होमवर्क के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। और आप लोग कमेंट भी हल्का फुल्का देख लिया करिए। बाकी यहाँ पर कोई अनावश्यक बात बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप ही के करियर से संबंधित आपको मोटिवेट करने के लिए तमाम बातें की जाती हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में सफल हों और जिस उद्देश्य के साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं उसमें भी आपको सफलता हासिल हो। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।